हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लेक्चर नंबर 12। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डेरिवेशंस को सॉल्व किया है। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 12 में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में हो सकता है कि आपको नीट में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस ऑफ वायर। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है और स्टिफनेस ऑफ वायर जो है वो क्या होती है। तो देखिए, जैसे हमको पता है कि आपके पास अगर कोई एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, अगर मान लो कोई एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग की मान लो एक आपके पास मीन पोजीशन है यहां पे, ऐसे मान लो स्प्रिंग की क्या है, कोई एक मीन पोजीशन है जब वो स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है जब उसके बीच के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एकदम से मतलब इक्विलिब्रियम में होगी और उनके बीच की जो एनर्जी है वो, यानी कि जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लो ये x इक्वल टू 0 के ऊपर, और जब आप इसको स्ट्रेच करोगे इधर से, मान लो आपने इस तरफ को फोर्स लगाई स्प्रिंग को पकड़कर ऐसे, तो ये स्प्रिंग आगे की तरफ स्ट्रेच होकर कुछ इस तरफ जाएगा। तो जैसे ही ये स्ट्रेच होगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगी, इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसको आप लिखते हो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, आप क्या लिखते हो उसको, रीस्टोरिंग फोर्स को F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं Fs इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्लियर है। तो ये अपनी x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे गया तो पीछे को लगी एक रीस्टोरिंग फोर्स। अब जो फोर्स हमने इस पे अप्लाई की है, इस पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, वो फोर्स आपकी मान लो अप्लाइड फोर्स हो गई, और वो कितनी होगी, वो होगी के एक्स। कितनी होगी वो, के एक्स होगी। ये पीछे की तरफ माइनस के एक्स, तो ये आगे की तरफ क्या होगी, के एक्स। सो दिस इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब देखो इसी वाले जो ये आपके पास रिलेशन है, अगर मैं इसी रिलेशन से मान लो कि मैं एक रॉड ले लूं, एक ऐसे रॉड है और उस पर भी सेम ऐसे फोर्स लगाऊं, तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मान लो इस रॉड के अंदर एक्सटेंशन हो गई एल लेंथ की, मान लो ये रॉड खींचकर एल लेंथ जो थी, एल जो स्मॉल आपकी एल लेंथ है उतनी आगे ये चली गई। ठीक है, तो मान लो ये खींचकर आगे गई, यहां पे पहुंच गई, तो इसके अंदर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जो लेंथ में चेंज आया वो स्मॉल एल का चेंज है, जिसको आप पहले डेल्टा एल भी लिखते हो। ठीक है, वही बात है। तो देखो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो f है वो के एल के बराबर हो सकता है। ठीक है, f किसके बराबर हो जाएगा, के एल के बराबर हो जाएगा। जो l आपके पास क्या है, वो एक्सटेंशन है, बट वो स्प्रिंग है नहीं, मैंने रोड में ले लिया इस बार। ठीक है, तो यहां से ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस x की जगह l लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहां से हम k का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, f अपॉन एल। k का फॉर्मूला इज f अपॉन एल। सो यहां से एक फॉर्मूला बनता है आपके पास विच इज k इज इक्वल्स टू एफ बाय एल, और ये जो k आपके पास यहां से आया है, दैट k इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट, दैट k इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट, और यू कैन से दैट स्टिफनेस ऑफ अ वायर। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस ऑफ वायर, कि वायर कितनी स्टिफ है, कितनी हार्ड है वो वायर। ठीक है, अब देखो ये हमें पता लग गया, तो इसकी जो फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ वायर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास किसी रोड को फोर्स लगाने पर अगर उसमें मान लो 1 मीटर की एक्सटेंशन हुई, ठीक है, मान लो कितने की होगी, 1 मीटर की एक्सटेंशन होगी, तो मुझे कितनी फोर्स लगी उसमें 1 मीटर की एक्सटेंशन लगाने पर, मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ी उसके अंदर 1 मीटर की एक्सटेंशन लगाने पर, 1 मीटर मतलब 1 यूनिट एक्सटेंशन लाने पर कितनी फोर्स को मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी दैट व्हाट इज अ फोर्स कांस्टेंट, सो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इलोंगेशन इन अ वायर। सो मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख सकता हूं कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द यूनिट, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड to produce unit elongation in a wire
ठीक है, वायर ले लो या रोड ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो देखो, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इलोंगेशन इन अ वायर, सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज योर स्टिफनेस ऑफ अ वायर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अब चलिए, अगर मान लो ये वाली रोड मेरे पास है, ठीक है, मैं इस स्प्रिंग की जगह एक रोड ले रहा हूं, ठीक है, अब वो क्यों ले रहा है वो आगे पता लगेगा आपको। तो मान लो ये जो रोड है, अब मान लो जो वायर जो है आपकी, इस पे अगर हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाए तो वो क्या होगा, तो वो फॉर्मूला होगा आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन ए डेल्टा एल। बट मैं डेल्टा एल की जगह एक्सटेंशन कितनी मान रहा हूं, पहले तो हम डेल्टा लेते थे, मैं मान रहा हूं यहां पे स्मॉल एल, तो आप यहां लिख सकते हो स्मॉल एल। अब देखो, अगर मैं यहां से रिलेशन निकालूं एक एफ बाय एल का, मान लो मैं एफ बाय एल को यहां रहने दिया और मैं ए और एल को नीचे ले गया, तो ये बन जाएगा वाई ए अपॉन कैपिटल एल। देखो यहां से रिलेशन बन गया। अब मान लो मैंने इसको नंबर 1 मान लिया और इस रिलेशन को मैंने नंबर 2 मान लिया, तो जरा 1 और 2 रिलेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों रिलेशंस में हमने एफ बाय एल और एफ बाय एल की वैल्यू निकाल ली। देखो, एफ बाय एल के बराबर और एफ बाय एल वाई ए बाय एल के बराबर है। आपको इतनी बात समझ आ गई। देखो, हमने दोनों रिलेशंस को यहां से बराबर निकाल लिया। अब इसके आगे हम दोनों रिलेशंस को क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, इसको हम यहां से कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या यहां से रिजल्ट जो है वो बनता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम फर्स्ट और 2 को कंपेयर करते हैं। सो वी गोना कंपेयर 1 एंड 2। हम 1 और 2 को कंपेयर करके देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। तो देखो, एफ बाय एल की वैल्यू कितनी है, के, और यहाँ एफ बाय एल की वैल्यू कितनी है, वाई ए अपॉन एल। सो मतलब मेरे पास यहां से एक आंसर, एक रिजल्ट आया है किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का कह लो, स्टिफनेस ऑफ वायर का कह लो, उसका रिजल्ट क्या है, वाई ए अपॉन एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट आपका यूज होगा, मतलब ये एक और फॉर्मूला यहां से बन चुका है। अगर आपको रॉड के अंदर या आपको वायर के अंदर अगर आपको स्टिफनेस चेक करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो इसको ये होता है, ये तो स्प्रिंग के केस में था, एक फॉर्मूला इसका ये बन गया। तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है। और इस फॉर्मूले से हम एक और चीज कह सकते हैं, ये है आपकी लेंथ, मतलब कोई भी वायर जो है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल थी और स्मॉल एल क्या था, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आई थी। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। इसका मतलब है कि अगर किसी रोड की या किसी वायर की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो कम होगा, ठीक है। मतलब अगर एक वायर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट होगा वो कम होगा, ठीक है, वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब वो वायर कम स्टिफ होगी, उसको तोड़ना या उसको मोड़ना जो है वो ज़्यादा ईजी होगा। क्लियर है बात। तो ये बात भी आपने यहां से याद रखनी है। इसका उल्टा कर लो, अगर किसी वायर की लेंथ छोटी है तो उसका के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसको वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगी। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है यहां से समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से ये कंसेप्ट यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं, इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास कि इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कैसे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करना ताकि वो भी इन लेक्चर्स का जो है वो अच्छे से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम एक इससे रिलेटेड कंसेप्ट करते हैं और मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो टॉपिक का नाम है आपके पास, टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारा एनालॉजी ऑफ रोड एज अ स्प्रिंग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज एनालॉजी ऑफ रोड एज अ स्प्रिंग।
एनालॉजी ऑफ रोड एज ए स्प्रिंग का मतलब क्या है? देखो, अभी पीछे हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो K है, जो K आपके पास आया था वो तो आया था स्प्रिंग के केस में F/L आया था, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था कि जब हमने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखा तो हमने क्या बोला भाई? हमने बोला FL/AL, और यहां से हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, ठीक है। F/L को, F/L क्या निकला था यहां से? YA/L। तो इन दोनों को कंपेयर करके मेरे पास यहां से, इन दोनों को कंपेयर करके मेरे पास यहां से K की वैल्यू आई थी YA/L। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक रोड है ऐसे, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक रोड है और मान लो कि उस रोड के साथ एक और रोड साथ में अटैच है ऐसे, ठीक है। एक रोड है, उसके साथ एक और रोड अटैच है, और मान लो मैंने यहाँ पे कोई इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाई F। आप स्ट्रेचिंग फोर्स भी लगा सकते हो, कॉम्प्रेसिव भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इस दोनों वायर्स के अंदर टोटल एक्सटेंशन बताओ कितनी आई, टोटल या तो इलोंगेशन या तो टोटल एक्सटेंशन बताओ भाई, ठीक है, ऐसे सवाल आ सकता है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपने, मान लो कि जो आपके पास फर्स्ट वाला जो रोड है या फर्स्ट वाला जो वायर है, मान लो कि इसका यंग्स मॉड्यूलस है आपके पास Y1, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और मान लो इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? L। मान लो इसकी लेंथ कितनी, यहां से यहां तक L लेंथ है, ठीक है। दूसरी बात, मान लो ये वाली रोड के लिए Y2 A2, और मान लो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी L1 है, इसकी L2, मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो एक तरीका तो आपके पास ये होगा कि आप अपनी टोटल इलोंगेशन के लिए, जो टोटल इलोंगेशन निकाल आपको फॉर्मूला आता ही है, वो आप ये वाला लगा सकते हो। देखो, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, आपको आता ही है ना। देखो, L = FL/A इंटू यंग्स मॉड्यूलस। एक तो आपके पास ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप पहली वाली रोड के ऊपर, देखो ये मान लो रोड A है और ये मान लो रोड B है, ठीक है। आप पहली वाली रोड के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। फिर आप दूसरी वाली रोड पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर यहां से आप टोटल एक्सटेंशन निकाल कर दोनों को ऐड कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। बट अगर मैं इसी रोड को एक स्प्रिंग की तरह मान लूं, अगर मैं इन्हीं दो रोड्स को एक स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास आंसर कैसे आएगा, तो वो सीखते हैं जरा, ठीक है। तो एक तरीका तो आप इससे निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका कैसे निकालोगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं इन दोनों रोड्स की जगह इस तरीके से दो स्प्रिंग्स मान लो एक स्प्रिंग ये है और मान लो दूसरा स्प्रिंग ये है। अब यहां पे दो स्प्रिंग्स पर मान लो इस तरफ को फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। दो स्प्रिंग्स है, दोनों स्प्रिंग्स पर इस तरफ से क्या लगाई जा रही है? फोर्स लगाई जा रही है। अब देखो, अब हमने स्प्रिंग्स को जब हम सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं, ये एक्चुअल में आपका 11th क्लास का जो ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर है उसमें आपको आएगा, ठीक है। तो अगर आप दो स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हो तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, तो वो हमें आना चाहिए। तो वो कितना होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट, दैट शुड बी इक्वल टू योर, ये इसको ऐसे लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो ये उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस में तो R1 प्लस R2 होता है, बट इसमें सीरीज में जब स्प्रिंग होंगे तो फॉर्मूला होगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखो, इसको सॉल्व करोगे ना आप, इसको सॉल्व करके तो ऐसे आएगा ना, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 आएगा, बट मेरे को K इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो K इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये टर्म्स भी उल्टी हो जाएंगी, ये टर्म्स रिवर्स हो जाएंगी। तो मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ये देखो, ये जो टर्म्स आपके पास एलसीएम लेके K1 K2 का एलसीएम कितना आएगा? K1 K2 इसका एलसीएम आ जाएगा,
और ऊपर कितना आएगा K1 ये K2 प्लस K1, तो आप उसको K1 प्लस K2 भी लिख सकते हो। आप तो समझ आ गया ना एलसीएम कैसे लोगे, K1 K2 एलसीएम ये आ गया और यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2। तो इसको आप उल्टा करके K इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाओगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है बात? अब सुनो, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए K1 और K2 का इक्विवेलेंट निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, अगर मैं इन दोनों के लिए K इक्विवेलेंट निकाल लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं K इक्विवेलेंट निकालने के बाद अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं यहां से एक्सटेंशन भी निकाल सकता हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से मैं एक्सटेंशन भी निकाल सकता हूं। बात समझ आ गई आपको? तो ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका एक यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। यहाँ तक ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो। फिर इसका एक सवाल लेते हैं। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका सवाल करते हैं आगे एक। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा यहां से। देखिए एक और चीज बतानी है आपको। देखिए यहां पे मेरे पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, और यहां से मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकता हूं। देखो यहां से अगर मैं ये वाला K इक्विवेलेंट निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, K इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वाली K1 की वैल्यू क्या होगी, इस K1 की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, मैं तो यही पुट करूंगा y1 A1 अपॉन L1। अगर दोनों वायर्स अलग अलग मटेरियल की होंगी तो फॉर्मूला में y आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों मटेरियल्स जो है, दोनों वायर्स का जो मटेरियल है वो सेम होंगी तो y अकेला y आएगा, y1 y2 नहीं करना है। तो K इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, साथ में इंटू y2 इंटू A2 अपॉन L2, इस तरीके से लिखोगे आप, और नीचे इन दोनों को फिर क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे। ठीक है, जब आपके पास K इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, तो एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां तो आपने फॉर्मूला लगा दिया वाला। तो एक्सटेंशन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो आप पढ़ते थे कि अगर f इज इक्वल टू KX होता है तो भाई f इज इक्वल टू KL भी लिख सकते हैं, और यहां से जो L की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है f अपॉन K, क्या आएगी, f अपॉन K। तो f अपॉन K में यहां K इक्विवेलेंट हम डाल देंगे वैल्यू। देखो बात समझ आई आपको? देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने K इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप अपने क्वेश्चन में K1 निकालोगे। K1 का फॉर्मूला क्या होगा, K1 का फॉर्मूला होगा y1 A1 बटे L1। क्या फॉर्मूला होगा, y1 A1 बटे L1, क्योंकि K का फॉर्मूला ये होता है। फिर आप K2 निकालोगे, y2 A2 बटे L2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये निकालने के बाद आप फिर इन दोनों को ये वाला फॉर्मूला लगाकर उन दोनों की वैल्यूज को सॉल्व करके K इक्विवेलेंट निकाल लोगे। K इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर वहां से टोटल एक्सटेंशन जो है वो निकाल सकते हो, यानी कि यू कैन फाइंड L इज इक्वल्स टू F बाय K इक्विवेलेंट। फोर्स आपके पास देखो एक ही होगी यहां से, और आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू जो यहां से निकालोगे इसको उठाकर यहां पुट करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको यह सिखाया कि अगर आपको दो रोड्स में टोटल इलॉन्गेशन या टोटल एक्सटेंशन निकालनी है तब तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो बता दिया भाई, या यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा दो, और दूसरा तरीका आप स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी, आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अ स्टील बार ABCD 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्टील बार है जो पूरी कितनी 40 सेंटीमीटर लंबी है, इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स AB, BC एंड CD as shown in figure. So the road is subjected to a pull of 25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन की टोटल फोर्स लग रही है यहाँ पे। यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है और
आपके पास डायग्राम बनी हुई है और ऑलरेडी, और आपसे पूछा है नंबर 1 पे द स्ट्रेस इन द 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट में स्ट्रेस पूछा है, और दूसरे नंबर पर आपसे टोटल एक्सटेंशन पूछी है रोड में, कि टोटल एक्सटेंशन जो है रोड की वो कितनी आएगी आपके पास। अब पहली बात नोटिस करने वाली ये है कि इस क्वेश्चन में जो स्टील बार है वो सारी की सारी स्टील की बनी है भाई, सारी की सारी किसकी बनी है, स्टील की बनी है। तो भाई अगर स्टील की बनी रोड है तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, हर पार्ट का यंग्स मॉडुलस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसको हम y1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ y ही लेकर यहाँ पे चलेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे सारे डिस्टेंस वगैरह जो भी उसकी लेंथ है वो आपके पास mm में दे रखी है, और जो फोर्स है आपके पास क्वेश्चन में वो 25,000 न्यूटन दे रखी है, यानी कि 25 किलो न्यूटन दे रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डायग्राम आपके पास कैसे दे रखी है, कुछ इस तरीके से बनाई हुई है, ऐसे। उसके बाद ऐसे बनाई है और फिर ऐसे, कुछ इस तरीके की डायग्राम है। ठीक है, यहां पे दे रखा है आपके पास 100 mm, यहां पे दे रखा है 200 mm, और इसके बाद दे रखा है 100 mm, और इसका डायमीटर है 50 mm, देन 25 mm, देन आफ्टर दैट 50 mm। ये सारे डायमीटर दे रखे हैं, और यहाँ पे इस तरफ को लग रही है 25 किलो न्यूटन की फोर्स। 25,000 न्यूटन लिखा होगा ना उसमें, तो वो सेम ही बात है, 25 किलो न्यूटन यहाँ लिखा है। तो पूरा डाटा लिख लिया हमने, और यंग्स मॉडुलस स्टील का आपको दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई सबको बात। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है आपने क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, अच्छा इसमें हमने ABCD की मार्किंग नहीं की है, तो ABCD की मार्किंग कर लेते हैं। ABCD इस तरीके से हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B, ये C और ये D। तो देखो भाई पहले पोर्शन में हमने स्ट्रेस निकालना है, तो देखो स्ट्रेस जो निकालेंगे, देखो इस तरफ को और इस तरफ को सेम फोर्स जो लग रही है ना, ये 25 किलो न्यूटन की है, मतलब इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे फोर्स शुड बी सेम। देखो हर एक क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस तो सेम रहेगा, बट स्ट्रेन सेम नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया चेंज हो रहा है ना, देखो पहले एरिया यहाँ था, फिर एरिया कम हो गया, तो मतलब इस केस में स्ट्रेन तो सेम नहीं रहेगा, बट योर स्ट्रेस जो है इसका जो दोनों तरफ से, वो हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करो कि आपको पता, देखो अगर मैं AB और CD रीजन का स्ट्रेस निकाल लूं, जो मैं AB रीजन का स्ट्रेस निकालूंगा वही CD रीजन का होगा, क्योंकि दोनों के जो डायमीटर्स वगैरह हैं और दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर मैं स्ट्रेस निकाल लूं AB रीजन का, सो दैट शुड बी योर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो योर फोर्स इज 25 किलो न्यूटन, विच मीन्स 25 × 10⁻³ in Newton, and your area of cross section is what, πr²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल में लेंगे तो πr², बट यहाँ तो डायमीटर है 50, तो डायमीटर अगर 50 है तो इसका आधा कर लोगे, तो 50/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा नीचे आपके पास 4 × 2500, ये कट जाएगा तो बचेगा ये, 4 चला जाएगा ऊपर, देन यू विल गेट 4/100 पाई × 10⁻³ सो यू विल गेट 4 × 2 = 8 एंड 4 × 5 = 20। सो क्या बचा आपके पास, यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो 50 था हमारे पास यहाँ से डायमीटर, तो 50/2 यानी कि 25 आपके पास हो गया इसका रेडियस। और ठीक है, तो आपने 50/2 पुट कर दिया रेडियस, तो 50 का स्क्वायर हो गया आपके पास 2500, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 10⁻³ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 25, और नीचे बचेगा पाई। ठीक है, तो 25 को इससे करेंगे सॉल्व, तो 25 4 × 100 40, यानी यू विल गेट 40/π, and your value should be in mm, so your answer will be Newton per mm square. Is it clear to you?
तो मैंने क्या इसमें स्ट्रेस निकाल लिया कि ए बी पार्ट में, बिल्कुल निकाल लिया। जो ए बी पार्ट का स्ट्रेस आएगा 40/पाई, आप इसको पाई की वैल्यू को पुट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ स्ट्रेस आया तो ऑब्वियसली मेरे पास सी डी पार्ट में भी इतना ही स्ट्रेस आएगा 40/पाई, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब किस में निकालना है हमने? अब हम निकालेंगे सी डी पार्ट में। तो सी डी पार्ट में मैं नीचे यहाँ पे रख देता हूँ कि जब हम सी डी में निकालेंगे तो सी डी में भी यही फॉर्मूला लगाओगे भाई, फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई कोई इसमें वो नहीं है। अब देखो इसमें फोर्स कितनी है, सेम वही लगेगी, फोर्स 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसका हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा? 25/2, यानी कि 25/2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल यू गेट? You will get 25 × 10⁻³ upon 25 × 10⁻³ upon and 2 × 2 = 4, so पाई × 625 अपॉन 4 चला जाएगा इसका ऊपर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास यहाँ से देख लो सारी चीज़ें आ गई है ना। 25 × 10⁻³ एंड पाई देन आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4। अब इसको काट लो। देखो हम इसको कैसे काट सकते हैं? 25 5 × 25 काट लो, 5 × 5 5 × 10 5 × 25, देन अगेन 5 × 10 तो 25 आ गया। ठीक है, तो कितना बचा भाई यहाँ से हमारे पास? 10030 आ गई × 4/25, नीचे आ गया पाई, सो ये कट के आ जाएगा 40। सो यू विल गेट आई थिंक 25 4 × 100 एंड 4, तो 4 4 × 16, ठीक है ना, 4 4 × 16 यानी कि 160/पाई। चेक कर लेना ज़रा एक बार, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हमारे पास 4 से 25 × 10 होती है, पाई 25/2 आपका रेडियस का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर। उसके बाद यहाँ से हमने काटा इसको 5 × 25, 5 × 5 1 बचा, तो फिर 5 × 10 5 × 25, यस ठीक है। तो यस ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 × 1000 अपॉन 25, 25 4 × 100, तो यानी कि 4 4 × 16, 160/पाई आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं इस आंसर को। हाँ जी, तो आपके पास जो स्ट्रेस आया है 40/पाई आया और दूसरा, ठीक है ठीक है। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना। अगर आपको पॉइंट्स में आंसर निकालना तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने पाई की फॉर्म में रखा है, पाई की फॉर्म में भी रख सकते हो। तो आ जाएगा Nm/mm², ठीक है बात। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेस जो है वो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो देख ले, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन खुद भी। तुम्हें मेथड तो समझ आ गया ना कैसे निकालना है। तो स्ट्रेस निकालना तो बहुत इजी है, वो तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम देखते हैं इसमें स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम समझ लेना जरा। स्ट्रेन में कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तो वो तुम खुद भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि स्ट्रेन निकालेंगे कैसे। अब स्ट्रेन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, बट मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। तो मैं स्प्रिंग मानकर अगर इसको चलूँ तो कैसे निकलेगा, देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ आ जाओ, सपोज करो, मान लो कि ये जो 3 रोड्स है ना यहाँ पे, इसको एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। मान लो ये एक स्प्रिंग, ठीक है, मान लो ये दूसरा स्प्रिंग, और मान लो ये तीसरा स्प्रिंग। 3 स्प्रिंग हो गई, ठीक है। मान लो जी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, और बेटा इसका भी कितना होगा, K1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है। तो इसका K1, इसका K2, इसका फिर से K1 हो गया। क्लियर है बात? अब अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ दे तो यू शुड नो कि 1/K इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 अगेन प्लस 1/K1। अब इसका एलसीएम ले लोगे आप, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, तो K1 K2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ K1 है तो K2 आ जाएगा ऊपर, K2 प्लस K1 अगेन प्लस K2, ठीक है ना। देखो K1 K2 K1 है तो एलसीएम K1 K2 आएगा। इधर K1 था, K1 से K1 कट गया, K2 ऊपर आ गया। इधर K2 से K2 कट गया तो K1 आ गया। इधर K1 से K1 कट गया तो भाई K2 आ गया, तो 2K2 हो गया ऊपर। कितने हो गया भाई, 2K2। सो दैट शुड बी इक्वल टू योर K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 K2 डिवाइडेड बाय 2K2 प्लस K1, 2K2 प्लस K1। सो मजा आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब क्या कर सकता हूं, देखो मैंने आपको क्या बताया। अब टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए मैं कह सकता हूं F अपॉन
L is equals to F upon K, where K is your K equivalent, where K is your K equivalent. क्लियर है बात? ठीक है, तो ये K equivalent यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट करूंगा तो L भी आ जाएगा भाई, फोर्स तो मेरे को पता ही है. तो देखो अब मुझे यहाँ से K1 और K2 चाहिए, तो K1 K2 कैसे निकालूंगा? पहले मुझे K1 निकालने दो. देखो K1 कैसे निकालोगे? K1 का फॉर्मूला याद करो, क्या बोला था? YA बटे L, YA बटे L बोला था भाई हमने. तो देखो y तो क्या है? यंग्स मॉडुलस है. A क्या है? इसका एरिया, और L क्या होगा? इसकी लेंथ. तो K1 कितना आ जाएगा? y कितना आपके पास दे रखा? 2 × 10 की पावर 11. इसका एरिया कितना है? फर्स्ट वाले इस पार्ट का एरिया कितना है बोलो? ये एरिया हमने लिखा था, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितना है बेटा? रेडियस है 50/2, यानी कि 25 भी कह सकते हैं. तो रेडियस 25 का स्क्वायर कर लो सीधा ही, तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर ऐसे. तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर. अपॉन लेंथ कितनी है इसकी? 100 mm. लेंथ कितनी है? 100 mm. अच्छा एक चीज और देखो, ये जो यंग्स मॉडुलस है ना आपका, ये क्वेश्चन में देखना यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर में, है ना. ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जो आपके पास क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस था वो होता 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1000 mm जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है. ठीक है, 1000 mm शुड बी इक्वल टू 1 मीटर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मीटर स्क्वायर को चेंज करना है, तो आप कहोगे 2 × 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 × 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 100,000 10 की पावर 6 हो जाएगी. देखो मीटर स्क्वायर नीचे है ना, तो नीचे 1000 × 1000 1 मीटर में ही है, तो 1000 × 1000 तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6. देन यू विल गेट 2 × 10 की पावर 5. ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास यंग्स मॉडुलस क्या आएगा? 2 × 10 की पावर 5 आएगा. तो मैं यहां से इसको क्या कर दूंगा? 2 × 10 की पावर 5. ये ठीक है, तो ये आप यहां से इसको देख लेना. ये आपके पास किस में आ गया? अब ये आ गया आपके पास, अब मिलीमीटर में आ गया. न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, क्योंकि हम मिलीमीटर में कर रहे हैं सारी लेंथ वगैरह, तो इसको ऐसे लिखना है. फिर इसका यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे करते हैं कैलकुलेशन. क्लियर है? तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं. तो मैंने यहां यंग्स मॉडुलस की वैल्यू चेंज कर दी और मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे लिखी है. ठीक है, अब नीचे क्या बचा? लेंथ है. तो बेटा लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 100. अब देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना. अब ये तो आप कर ही सकते हो सॉल्व. देखो ये 50 आ गया, यहां से कितना आ जाएगा? ये 625 आ जाएगा. तो 10 की पावर 5 × पाई × 625 डिवाइडेड बाय 50. अब इसको काट देना. ठीक है, 5 × 5 125 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, 5 × 5 5 to the 10 एंड ठीक है. और यहाँ से यहाँ पे 10 है, तो एक 10 की पावर ऊपर जाएगी, तो 10 की पावर क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि 125 × 10 की पावर 4 पाई. तो देखो आपके पास ये क्या आ गया? मेरे पास K1 आ गया. ठीक है, K1 निकालना बता दिया. क्या सेम K2 निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हो. ठीक है, तो आप ऐसे ही K2 निकालोगे जैसे मैंने K1 निकाला है. K2 निकालने के बाद इसी फॉर्मूले में आप K1 और K2 की वैल्यू डालना, K इक्विवेलेंट निकालना यहाँ से. ठीक है, और K इक्विवेलेंट निकालकर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे. फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? वो आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है. कितनी हो जाएगी? वो आपके पास हो जाएगी 25,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय जो भी K इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा वो इसमें पुट करके देन यू विल गेट योर एक्सटेंशन. तो इसको आप कैलकुलेशन को सॉल्व करना. अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपको ये एनालॉजी ऑफ रोड एज अ स्प्रिंग जो है वो भी क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए.